हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की में। और आप लोग के लिए एक और नया क्लास लेकर के आ गए जो कि बिहार पुलिस फायरमैन का प्रैक्टिस सेट नंबर 56 होगा। और आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स होने वाला है। और आपको बता दें, जो कि प्रीवियस प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखें उसको जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि उसी से इस बार 100% आप लोग को कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप लोग को देखने को 100% मिलेगा। और आपको इसमें जीके, जीएस और पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे भी आप लोग को 4 से 5 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। और आपको बता दें, हर बार जो कि मैं बोलता हूं कि एक क्वेश्चन से आपको 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर होगा, तो इसमें मैं 100% बोलता हूं इसमें आप लोगों को क्लियर होगा ही होगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि आप लोगों के सामने ये रहा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं? अध्यादेश को लागू करने के लिए राष्ट्रपति को कौन सा अनुच्छेद होना चाहिए? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोग के सामने अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 75। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अनुच्छेद पूछा जा रहा है, तो बताइए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123 के तहत एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं हमारे राष्ट्रपति, अध्यादेश पास करते हैं। समझ में आपको आ रहा होगा। और आपको बता दें, जब पार्लियामेंट नहीं चल रहा होता है उस समय 6 महीने का गैप होता है। 6 महीने का पार्लियामेंट जब नहीं चलता है उस समय 6 महीने का गैप हमें मिलता है। तो उस समय हम लोग टेम्परेरी एक कानून बनाते हैं और उस ऑर्डिनेंस को हम पास करते हैं। समझ में आपको आ रहा होगा। और वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सलाह के द्वारा वो किया जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, किसके सलाह से किया जाता है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सलाह से। और जब पार्लियामेंट चालू होने से पहले यह कानून को बनाया नहीं जाता है, यह भी याद रखिएगा, पार्लियामेंट चालू होने से पहले यह नहीं बनता है तो उसको रद्द भी कर दिया जाता है। और पार्लियामेंट चलने से पहले बन गया तो उसको परमानेंट भी हम उस कानून को लागू करना ही करना है। ये क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन। और इसमें आप लोग को बहुत सारे क्लियर भी होंगे 2 क्वेश्चन। जैसे आप लोग को बता दें कि जो भी कानून बनता है जब पार्लियामेंट नहीं चल रहा होता है, तब उसको हम लोग परमानेंट कानून के तहत में भी हम लोग लागू कर सकते हैं। जब पार्लियामेंट चालू होने से पहले वो कानून कंप्लीट नहीं होता तो उसको हम लोग टेम्परेरी कानून और उसको रद्द कानून के रूप में हम लोग देख सकते हैं। समझ में आपको आ रहा होगा। और एक चीज़ और आप लोग को मालूम हुआ, जब पार्लियामेंट बंद होता है तो 6 महीने का गैप होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या दूसरे की ओर, कि ये भी आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्यों? इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है, राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे? राज्यसभा के चेयरमैन आपसे पूछा जा रहा है, पहले चेयरमैन। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, ये आप लोग को बताना है। तो आप लोग को बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? आप लोग का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एस राधन कृष्णन इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले चेयरमैन थे। और आपको बता दें, ये लोकसभा के चेयरमैन और स्पीकर भी रह चुके हैं। ये भी याद रखेगा, ये राज्यसभा के थे चेयरमैन और ये लोकसभा के चेयरमैन यानी स्पीकर रह चुके हैं। तो चलिए आप लोग को और कुछ इसमें क्लियर आपको कर दें। लोकसभा के अभी रिसेंटली में लोकसभा के चेयरमैन कौन है, ये भी आप लोग को बताना है और जानना जरूरी होता है, क्योंकि हर बार जीके और जनरल अवेयरनेस में आप लोग को ये पूछा जाता है। लोकसभा के अभी रिसेंटली के हैं कौन? जीवी मलवांकर जो है हमारे अभी रिसेंट के लोकसभा के चेयरमैन हैं, जीवी लवांकर, ये याद रखिएगा। और आपको बता दें, आर्टिकल नंबर 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग को बताया गया। आर्टिकल नंबर 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है ये आप लोगों को जानना जरूरी है। जो उपराष्ट्रपति होता है, कार्यकाल इनका होता है, तब तक वो एक और ऑफिसर होता है। कौन सा होता है? एक्स ऑफिसो हम लोग जिसे बोलते हैं वो होते हैं, जो कि राज्यसभा के तहत बनाया जाता है। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्स ऑफिसो। इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाएगा ही जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या तीसरे की ओर, जो कि आप लोग के सामने यह रहा। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? बताइए। आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें, हमारे राष्ट्रपति का इनमें से कौन सा अधिकार नहीं है, जो कि आप लोग का ऑप्शन सी हो जाता है। संसद के सदस्यों को संदेश भेजना ये हमारे राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। और आपको बता दें, ये आप लोग को ऊपर में दिख रहा होगा, जो कि अभी मैंने ऑर्डिनेंस का बात किया, तो आर्टिकल नंबर ऑर्डिनेंस अभी मैंने आप लोगों को क्लियर भी किया। ऑर्डिनेंस वाला हम लोगों को किस में देखने को आर्टिकल नंबर मिलता है? आर्टिकल नंबर 123 में हम लोग को देखने को मिलता है। आर्टिकल नंबर 123 में ऑर्डिनेंस पास करवाने को हम लोग को देखने को मिलता है। और उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो ये हमारा लिखा हुआ है
143 नंबर आर्टिकल में लिखा हुआ है। और हमारे राष्ट्रपति के पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर होता है जो कि आप लोग को जानना जरूरी है और हर बार ये पूछा जाता है, जो कि होता है क्षमा करना, क्षमा दान करना। हमारे राष्ट्रपति के पास एक होता है, जिसे जैसे कि आप लोगों को समझना है, आर्टिकल नंबर 72 में दिया होता है। आर्टिकल नंबर 72 में दिया होता है क्या, जिस भी व्यक्ति को फांसी लग रहा होता है उसे वो राष्ट्रपति रोक सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 72 में दिया हुआ है। तो आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 की ओर। और आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 की ओर। डैश में भारत के राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए बिल रख सकते हैं। इसमें आप लोग से सिंपली पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति जो उनके पास बिल आता है तो उसको अपने पास ये रख सकते हैं या नहीं रख सकते, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो रख सकते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, ये इसमें क्वेश्चन में आप लोग से सिंपली पूछा जा रहा है। तो आप लोग के सामने इसमें बहुत सारे वीडियोस के बारे में दिया हुआ है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पॉकेट वीटो होता है। पॉकेट वीटो होता है जिसमें आप लोगों को बता दें, पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए अपने पॉकेट में, पॉकेट यानी बिल को रख सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। और ये एक बार एक राष्ट्रपति जी ने कर चुका है। वो कौन थे और कब किया था, तो उन्होंने किया था कब, 1986 में किया था। और पॉकेट ऑफिस बिल ये रखा, इन्होंने रखा था, पोस्ट ऑफिस बिल इन्होंने रखा था। और ये इनका नाम क्या था ये बताना है, बताइए। तो वो हो जाते हैं हमारे ज्ञानी झेलर सिंह ने रखा था, जो कि हमारे इंडिया के 7वें नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। वो सिर्फ एक बार हुआ था वो, और उनका ज्ञानी झेलर सिंह का कब तक राज्य था, कब तक वो प्रेसिडेंट रहे थे, ये आप लोग को जानना ये भी ज़रूरी है। तो वो हमारे रहे थे कब से, 1982 से लेकर के 1987 तक रहे थे। इसको भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें, आर्टिकल नंबर 111 में वीटो पावर के बारे में भी बताया गया। और हमारे 3 वीटो पावर होते हैं, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहे होंगे। ये हमारे 3 वीटो पावर हैं, जो कि आपके सामने हो जाता है एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो, और एक हो जाता है हमारा सुपर सेंसिव वीटो होता है एक। इसको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। और ये हमारा तीनों हिंदी में ये हमारे वीटोज के नाम है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 5वें की ओर। लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद की इस्तीफा देने के लिए अपना त्याग पत्र किसे सौंपेंगे, ये आप लोग से पूछा जा रहा है। आप लोग के ऑप्शन हो जाते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन बी हो जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी हो जाता है लोकसभा के उपाध्यक्ष, ऑप्शन डी हो जाता है प्रधानमंत्री। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। लोकसभा के अध्यक्षों को इस्तीफा देना हो तो किसे देंगे, तो बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। ये याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे अपना त्याग पत्र। और आपको बता दें आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 93 में दिया हुआ है क्या, हमारे जो स्पीकर होते हैं और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं वो किसको देंगे अपना त्याग पत्र, जो कि देंगे वो एक दूसरे को अपना त्याग पत्र देते हैं। स्पीकर जो होगा डिप्टी स्पीकर को देगा, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देगा अपना त्याग पत्र। इसको ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जाता है कंफ्यूजिंग करने के लिए। और आपको बता दें यह दोनों लोकसभा के मेंबर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये दोनों एक तरह से आप लोग को दोनों होते हैं लोकसभा के मेंबर। और आपको बता दें अभी के स्पीकर कौन हो जाते हैं, अभी के हमारे स्पीकर कौन हो जाते हैं, ये भी आप लोग से पूछा जा सकता है। रिसेंटली लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो आपको बता दें ओम बिरला जी हो जाते हैं। ओम बिरला जी हमारे रिसेंटली के स्पीकर हो जाते हैं। और बता दें ये कहाँ से जीते हुए हैं, तो ये जीते हुए कोटा के एक जगह से, जो कि आप लोग को कमेंट करके नाम बताना है। और चलिए तो चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप लोग से पूछा जा रहा है भारत के पहले CAG ऑफिसर कौन थे। CAG ऑफिसर ये याद रखिए, पहले भी मैं प्रीवियस वीडियोज़ में भी इनके बारे में बता चुका हूँ। तो चलिए बताइए। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, वी नरहरि राव इसका सही उत्तर हो जाएगा। CAG ऑफिसर हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और आपको बता दें CAG क्या होता है, ये भी आप लोग को जानने की जरूरी होगी। CAG जो ऑफिसर होता है वह पता करता है गवर्नमेंट सरकार का जो पैसा
पैसा होता है ना, खर्च करने की जो भी लिस्ट होती है, रिपोर्ट होती है, वो बनाता है सीएजी ऑफिसर, ये याद रखिएगा। और आर्टिकल नंबर 148 में पार्ट नंबर 15 में आप लोग को यह बताया गया है कि नियुक्ति प्रेसिडेंट इसका करता है, सीएजी ऑफिसर का नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। और आर्टिकल नंबर किसमें बताया गया, 148 में। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये भी आप लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि पूछ सकता है। तो आपको बता दें 6 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष तक इसका कार्यकाल हो सकता है सीएजी ऑफिसर का, ये आप लोग को पता होगा। और अभी के सीएजी ऑफिसर हमारे कौन हो जाते हैं, सीएजी ऑफिसर अभी हमारे हो जाते हैं जीसी मुर्मू। सीएजी ऑफिसर हमारे अभी के हो जाते हैं कौन, जीसी मुर्मू सीएजी ऑफिसर हो जाते हैं। और इसको सीएजी ऑफिसर को हटाने के लिए क्या प्रक्रिया किया जाता है, तो सीएजी ऑफिसर को हटाने के लिए हमें रिमूवल प्रोसीजर अपनाना होता है, वो भी संसद के तहत रिमूवल प्रोसीजर स्टार्ट होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 7 की ओर। आप लोग को छठा प्रश्न क्लियर होगा। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जा सकती है, ये बताइए। आप लोगों के सामने ऑप्शन हो जाते हैं, ए राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। और तो आपको बता दें पहले, संयुक्त बैठक का मतलब होता है ज्वाइंट सिटिंग। जो ज्वाइंट सिटिंग होता है कौन बुला सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा ये बुलाया जाता है ज्वाइंट सिटिंग। और आपको बता दें में देश में जब भी डेडलॉक की समस्या आती है ना, डेडलॉक की समस्या, और आप लोग को बता दें डेडलॉक का मतलब होता है कि एक हाउस में बिल पास हुआ और वो दूसरे हाउस में वो बिल को रिजेक्ट कर दिया गया, उस समय डेडलॉक की प्रक्रिया लगती है। और आपको बता दें इस कंडीशन में 2 केस होता है, जो कि ऑर्डिनेंस बिल होता है और एक फाइनेंस बिल होता है। इन दोनों कंडीशन में राष्ट्रपति आप लोग को ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है, ज्वाइंट सिटिंग मीटिंग को बुलाता है। और इसमें अध्यक्षता किसकी होती है, अध्यक्षता हमारे स्पीकर करते हैं, स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। और आपको बताना है इंडिया में ज्वाइंट सिटिंग की कॉन्सेप्ट कहाँ से ली गई है, कॉन्सेप्ट कहाँ से ली गई है, इसको कमेंट करके बताना है। ज्वाइंट सिटिंग की कॉन्सेप्ट कहाँ से, किस कंट्री से ली गई है। तो आपको बता दें वो हमारा हो जाता है किस कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसको ऑस्ट्रेलिया लिख के आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 8वें की ओर। प्रश्न संख्या 8वें की ओर चलते हैं। आप लोग के सामने ये रहा, लोकसभा की चुनाव की सूचना कौन देता है। आप लोग के सामने ऑप्शन हो जाता है भारत चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, लोकसभा सचिव। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लोकसभा चुनाव की सूचना देता है कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत चुनाव आयोग, ECI देता है इसका सूचना, भारत चुनाव आयोग। और आपको बता दें जो हो जाता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किस अनुच्छेद या आर्टिकल के द्वारा इसे लागू किया जाता है, आर्टिकल नंबर 324 और 329 के तहत दर्शाया गया है, जो कि इलेक्शन करवाता है। और पार्ट नंबर 15 में इसके बारे में और अच्छी तरह से डिटेल्स में बताया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 324 और 329 के बीच में हमें इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ने को मिलेगा और पार्ट नंबर 15 में है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 9 की ओर, जो कि राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या क्या है। कोरम पूछा जा रहा है आप लोग से, राज्यसभा में कोरम की संख्या पूछा जा रहा है, निर्माण की संख्या। तो बताइए क्या हो जाएगा, 25, 50, 100 और 126। तो आपको बता दें पहले तो ये जानना जरूरी है, हमारे राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं, 250 मेंबर होते हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन कोरम को पारित करने के लिए हमें 1/10 की ज़रूरत होती है, 1/10 की, जो कि हमारा हो जाता है 250 बाई हमारा 10 हो जाएगा। तो हमारा 0 कट गया तो कितना बच गया, 25 लोगों की आवश्यकता होती है इस कोरम के लिए निर्धारित संख्या है हमारा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 10वें की ओर। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। सबसे लंबा लोकसभा अध्यक्ष पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो आप लोग के सामने ऑप्शंस हो जाते हैं, बताइए क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसका पहले आप लोगों को बता दें, हमारे
पहले जो थे, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोग को बताए थे प्रीवियस पहले भी क्वेश्चंस में, तो उसका सही उत्तर आप लोग पहले बताइए। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा पहले क्या, पहले जो थे हमारे लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रहे थे, कौन थे, जीवी मालवांकर जो थे हमारे, ये पहले अध्यक्ष रहे थे लोकसभा के। और आपको बता दें ये आर्टिकल नंबर 93 में आता है। और आपको बता दें अभी के जो हैं, अभी के लोकसभा अध्यक्ष है कौन, ओम बिरला जी हैं, ओम बिरला जी हैं अभी के अध्यक्ष। तो बताइए लंबे समय तक कौन रहे थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बलराम जाखड़ जो थे ये हमारे लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं और ये 2 टेन्योर तक ये इन्होंने अपना योगदान दिया है, ये भी याद रखिएगा, 2 टेन्योर तक। और आपको बता दें हमारे अभी रिसेंटली के जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जी हैं। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली लोकसभा की महिला अध्यक्ष कौन थी, ये भी बताना है आपको, तो बताइए। तो आपको बता दें वो हमारी हो जाती है कौन, मीरा कुमार हो जाती है पहली महिला अध्यक्ष लोकसभा की। और दूसरी कौन हो जाती है ये बताइए, तो हो जाती हैं वो सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन हमारी दूसरी हो जाती हैं महिला अध्यक्ष, ये याद रखिएगा। तो आप लोग को इस वीडियो से कम अच्छी तरह से तो क्लियर हुआ ही होगा, हर क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जो भी समझ में ना आया हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो यहीं तक था, आप लोग को पसंद आया हो तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।